अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फार्माकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी एमिटिक एजेंट्स पढ़ेंगे, मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। सबसे पहले ड्रग्स को पढ़ने से पहले हम लोग इमिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ऐसे वॉमिटिंग को इमिसिस कहते हैं। वॉमिटिंग आल्सो नो एज इमिसिस एंड थ्रोइंग अप इज द इनवॉलेंट्री फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द वन स्टमक थ्रू द माउथ एंड समटाइम्स नोज। मतलब कि पेशेंट है, उसने खाना खाया है या कुछ भी खाया है, उसने कुछ कंज्यूम किया कि वो पेशेंट वो हमारा जो स्टमक का कंटेंट है वो फोर्सफुली बाहर की तरफ आ रहा है। वो फेस से भी हो सकता है, नोज से भी, तो उसे हम लोग वॉमिटिंग कहते हैं। और फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उसे इमिसिस कहते हैं। और जो ड्रग्स हम इसको ट्रीट करने के लिए देते हैं उसे हम एंटी इमिटिक ड्रग्स कहते हैं। अब वॉमिटिंग की कॉजेज सबसे पहले हम पढ़ेंगे, थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, देन ड्रग्स पढ़ेंगे जो हम लोग इसको ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास इमिसिस की कॉजेज हैं, मतलब कि वॉमिटिंग की कॉजेज कि एक पेशेंट है उसको वॉमिटिंग होती ही क्यों है। एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं किसी भी मेडिकेशन का, मतलब एक पेशेंट है उसने मेडिसिन ली है, जैसे कोई भी एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, ऑपियोइड्स हो सकते हैं, कीमोथेरेपी ड्रग्स हो सकते हैं जो इरिटेट करते हैं हमारे स्टमक की लाइनिंग को, अफेक्ट करते हैं ब्रेन वॉमिटिंग सेंटर को, ट्रिगर करते हैं नोजिया और वॉमिटिंग को। इस तरह मेडिकेशन के एडवर्स इफेक्ट इमिसिस यानी कि वॉमिटिंग कॉज कर सकते हैं। दूसरा एडवर्स कॉजेज है जो एमिसिस की, वो है सिस्टमिक डिसऑर्डर। सिस्टमिक डिसऑर्डर कंडीशंस होती हैं लाइक किडनी फेलियर, लीवर डिजीजेज या फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन द ब्लड। कोई भी ऐसी सिस्टमिक डिसऑर्डर कंडीशन है जैसे किडनी फेलियर है, लीवर डिजीजेज है या फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है। इनकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं वॉमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन और हमें वॉमिटिंग होने लगती है। इस तरह सिस्टमिक डिसऑर्डर भी वॉमिटिंग जो कि इमिसिस जो कि हम फार्माकोलॉजी में कहते हैं कॉज करते हैं। देन प्रेगनेंसी कैसे वॉमिटिंग कॉज करते हैं। प्रेगनेंसी इस तरह इस वे में वॉमिटिंग कॉज करती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्पेशली HCG हार्मोन का लेवल होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है जो कि इरिटेट करता है स्टमक को और ब्रेन सेंटर को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नोज़िया के लिए और कॉज करता है मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग कॉज करते हैं। इस तरह प्रेगनेंसी भी इमिसिस जो कि वॉमिटिंग का कॉज करती है। उसके बाद वेस्टिबुलर डायसफंक्शन कैसे वॉमिटिंग कॉज करते हैं। देखिए वेस्टिबुलर डायसफंक्शन होता है ना, ये डिसऑर्डर होता है इनर ईयर का, लाइक वर्टिगो और मोशन सिकनेस वगैरह। अफेक्ट करता है हमारे बैलेंस को और सेंड करता है एबनॉर्मल सिग्नल्स हमारे ब्रेन को, जिसकी वजह से विच कैन ट्रिगर द नोजिया एंड वॉमिटिंग थ्रू द वेस्टिबुलर सिस्टम। ठीक है। फिर उसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन और इंक्रीज्ड प्रेशर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन होता है वो भी ये वॉमिटिंग कॉज करते हैं। इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस हो सकते हैं, इंसेफ्लाइटिस हो सकते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं प्रेशर को और इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है ना ब्रेन में, जिसकी वजह से डायरेक्टली स्टिमुलेट होती है वॉमिटिंग सेंटर और वॉमिटिंग कॉज होती है। उसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन लाइक when there is a blockage in the intestines or stomach, food and fluid cannot pass, leading to the build-up and stretching of the gut wall, which activate vomiting reflexes. Like कि हमारे जो हमारे फूड ने गुजरना है स्टमक में से, हमें पता होता है अब पूरी GIT ट्रैक में से गुजरा, अब कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, तो वो कंटेंट क्या होगा, बिल्डअप होगा और वोमिटिंग ट्रिगर होगी और वो हमारी बॉडी से बाहर आएगा। ऐसे क्या होगा, एक्सपल्स होगा, बाहर की तरफ पुश होगा। अगर पेरिटोनाइटिस मतलब कि जो दिस इज पेरिटोनाइटिस होता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होती है लाइनिंग ऑफ अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी की इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, जो इरिटेट करता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को एंड नर्व्स को, ऑफन कॉज कर देता है वो सिवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो इस तरह पेरिटोनाइटिस भी वॉमिटिंग कॉज करता है। रेडिएशन और कीमोथेरेपी भी वॉमिटिंग कॉज करती है। रेडिएशन और कीमोथेरेपी होता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए दे जाते हैं। ये डैमेज करते हैं डिवाइडिंग सेल को। गट लाइनिंग में भी हमें पता है डिवाइडिंग सेल है। ये कीमोथेरेपी और रेडिएशन क्या करेंगे कि जो रैपिडली डिवाइड हो रहे होंगे सेल गट लाइनिंग में, उसको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे और अफेक्ट करेंगे ब्रेन की वॉमिटिंग सेंटर को। और ये इसकी वजह से सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि वॉमिटिंग को रिफ्लेक्स को और क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। इस तरह रेडिएशन और कीमोथेरेपी भी क्या करते हैं, इमिसिस कॉज करते हैं। देखिए हम लोग एंटी इमिटिक एजेंट्स आज डिस्कस करेंगे, मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। उससे पहले हम लोग ने फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ा कि इमिसिस कहते किसे, वॉमिटिंग को इमिसिस कहते हैं। और इमिसिस की कॉजेज़ क्या होती हैं, मेडिकेशन हमने देखा कि मेडिकेशन कैसे वॉमिटिंग कॉज कर सकते हैं। सिस्टमिक डिसऑर्डर का भी हमने देखा वो कैसे सिस्टमिक डिसऑर्डर वॉमिटिंग
वॉमिटिंग कॉज करते हैं, प्रेगनेंसी, वेस्टिबुलर डिसफंक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन और इंक्रीज्ड प्रेशर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिटोनाइटिस, रेडिएशन और कीमोथेरेपी भी एमिसिस कॉज करते हैं। देन उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, मतलब कि वॉमिटिंग एक पेशेंट को पे वॉमिटिंग कैसे रही है, उसका क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी स्टिमुलाई जो कि हम वो कोई भी स्पेसिफिक स्टिमुलाई जो कि रिसेप्टर को स्टिमुलाई करता है, जीआईटी ट्रैक, जैसे ना हमारी बॉडी में अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, यहाँ पे बताए गए हैं 5HT3 रिसेप्टर होते हैं, NK2 रिसेप्टर, D2 रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर, M1 रिसेप्टर। ये सारे वो रिसेप्टर्स हैं जो कि सिग्नल सेंड करते हैं किधर, हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये ना हमारे ब्रेन में एक्टिवेट करते हैं, वॉमिटिंग सेंटर होता है, एक्टिवेशन होती है वॉमिटिंग, ये जितने भी रिसेप्टर हैं ये एक्टिवेशन ऑफ वॉमिटिंग सेंटर को सिग्नल सेंड करते हैं जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के ब्रेन में होता है, जो कोऑर्डिनेशन होती है फिर वॉमिटिंग रिफ्लेक्स की, देन पेशेंट को वॉमिटिंग आती है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जब हम लोगों ने मेडिसिन पढ़नी है तो हमने ऐसी ही मेडिसिन देनी है जो सारे इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सके, क्योंकि ये वो रिसेप्टर्स हैं, ये 5HT रिसेप्टर हो गया, H1 रिसेप्टर हो गया, मस्कार्निक रिसेप्टर हो गया, D2 डोपामाइन का जो रिसेप्टर होते हैं वो हो गए। ये सारे रिसेप्टर क्या करते हैं कि हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में मेडुला ऑब्लोंगेटा में वोमिटिंग सेंटर होता है, वहाँ पे सिग्नल सेंड करते हैं। वो जब वो सिग्नल सेंड होता है तो तब पेशेंट को वोमिटिंग आती है, वोमिटिंग रिफ्लेक्स क्या होती है, इनिशिएट होने लग जाती है। तो हमने सारी वो ड्रग्स पढ़नी है जो इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करे और वोमिटिंग को प्रिवेंट करे। ये वो सारी क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की जो कि लिपिन कोड के बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिखा है कि जो कि हम लोगों ने वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग्स की क्लासिफिकेशन हमें यूज़ करनी है ये वो है हिस्टामाइन, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, मैंने बोला था ना कि रिसेप्टर्स को ही हमने ब्लॉक करना है जो कि वॉमिटिंग सेंटर को सिग्नल सेंड कर रहे हैं वॉमिटिंग को प्रमोट करने के लिए। तो हमने क्या करना है, उन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देना है। रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो ना वॉमिटिंग सेंटर को जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में ना उसको सिग्नल जाएगा, ना वॉमिटिंग प्रमोट होगी और इस तरह वॉमिटिंग को प्रिवेंट कर लेंगे। हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, 5HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, प्रोकाइनेटिक्स है, मस्कार्निक रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, एंटीसाइकोटिक्स है, NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। इन सब ये सब वो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की, एंटीएमिटिक ड्रग्स हैं जो कि हम लोग वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं, वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए दे रहे हैं। अब इन सब का हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पढ़ना है, इनके यूजेस और इनके एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर। हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर जो होती हैं ड्रग्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि हिस्टामाइन ये इनहिबिट करती हैं हिस्टामिन रिसेप्टर को इन वेस्टिबुलर डिसफंक्शन में। देखिए सबसे पहले तो हिस्टामाइन हमारी बॉडी में ना, तो दिस ड्रग्स ब्लॉक H1 रिसेप्टर। हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर ब्लॉक क्या करते हैं कि ये H1 रिसेप्टर को, जो कि हिस्टामाइन रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर देते हैं, जो कि हमारे ब्रेन में भी होते हैं और अदर टिश्यूज़ में भी होते हैं। जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो प्रिवेंट होता है करते हैं कि ये H1 रिसेप्टर को, जो कि हिस्टामाइन रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर देते हैं, जो कि हमारे ब्रेन में भी होते हैं और अदर टिश्यूज़ में भी होते हैं। जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो प्रिवेंट होता है हिस्टामिन का एक्शन। हिस्टामिन एक केमिकल होता है जो कि एलर्जिक रिएक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नोज़िया वॉमिटिंग को कॉज करता है। और जब हमारी बॉडी में हिस्टामिन प्रोड्यूस होगा वो H1 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा और वॉमिटिंग जिससे सिग्नल जाएगा हमारे वॉमिटिंग ब्रेन सेंटर में, वॉमिटिंग सेंटर जो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में, तो वॉमिटिंग प्रमोट होगी। तो हमने इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देना है, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर ब्लॉक कर दे के, जिसकी वजह से क्या होगा, ना वहाँ पर हिस्टामिन बाइंड हो सकेगी, ना सिग्नल जाएगा और ना ही वॉमिटिंग होगी। इस तरह वॉमिटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। इसके यूजेस होते हैं कि हम लोग मॉर्निंग जो किन पेशेंट्स के लिए हम लोग हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर यूज़ करते हैं, मॉर्निंग सिकनेस में और मोशन सिकनेस वाले पेशेंट्स में। TX ऑफ वर्टिगो, TX का मतलब है यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ वर्टिगो, मतलब जिन पेशेंट्स को चक्कर आते हैं लेबायरेंथ डिसफंक्शन की वजह से, उन पेशेंट्स के लिए भी हम लोग हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लेबायरेंथ क्या होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपको बताती हूँ। लेबायरेंथ एक पार्ट होता है इनर ईयर का जो कि कंट्रोल करता है बैलेंस को। इस कंडीशन को लेबायरेंथाइटिस भी कहते हैं।
हैं, और मिनियर डिजीज़ भी कहते हैं। ये सिग्नल होता है, द सिग्नल्स फ्रॉम द इनर ईयर बिकम अनबैलेंस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वर्टिगो मतलब चक्कर आने लग जाते हैं और वोमिटिंग होती है। इसको ट्रीट करने के लिए भी हम लोग हिस्टामिन 1 रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हैं। इसके 2 यूजेस हो गए, और इसके एडवर्स इफेक्ट में ड्रोजीनेस और सेडेशन है। देखिए, दीज ड्रग्स कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एज वी नो, हम जानते हैं कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है ये ड्रग, और पेशेंट को क्या करती है कि फील करते हैं स्लीपी, उसको ना थकावट से स्लीपी सा फील होता है, उसको हम लोग उस एडवर्स इफेक्ट को क्या कहते हैं, ड्रोजीनेस। सेडेशन कॉज करती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉमिंग इफेक्ट कॉज करती है, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन जो होती है ना, ये मैं आपको एक बेनिफिशियल बता रही हूँ बात की, जो फर्स्ट जनरेशन होती है ना वो ज़्यादा सेडेशन कॉज करती है। आगे हमारे पास है हिस्टामिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर। हमने पहली ड्रग पढ़ी जो एंटीमिटिक एजेंट है, जो कि वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए दी जा रही है। सेकंड है 5-HT रिसेप्टर इंटेगोनिस्ट। 5-HT रिसेप्टर इंटेगोनिस्ट क्या करती है कि 5-HT रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जो कि सेरोटोनिन ने, अब पता क्या होता है मैं आपको सिंपल बताती हूँ। सेरोटोनिन केमिकल है जो रिलीज़ होगा, वो 5-HT रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है और फिर जाता है सिग्नल किसके पास, वोमिटिंग सेंटर के पास सिग्नल जाता है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जिसे हम लोग कहते हैं। अब वहाँ पे सिग्नल जाने से हमने रोकना है। सेरोटोनिन ने हमें पता है किसके साथ बाइंड करना है, 5-HT3 रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है। तो हम 5-HT3 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे ताकि वहाँ पे सेरोटोनिन बाइंड ही ना हो सके, ना सिग्नल कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन के पास जाए और ना ही वोमिटिंग हो। इस तरह वोमिटिंग को प्रिवेंट किया जाता है। इसकी भी यूजेस हैं, प्रिवेंशन, के मतलब ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग। मतलब कीमोथेरेपी हमने ऊपर कॉजेज में पढ़ा था ना कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन की वजह से भी वोमिटिंग होती है, इमेसिस होते हैं, वन ऑफ द उसकी कॉज है। तो कीमोथेरेपी की वजह से जो नोजिया और वोमिटिंग होती है उनको ट्रीट करने के लिए 5-HT रिसेप्टर इंटेगोनिस्ट हम लोग देते हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव जो वोमिटिंग होती है उसको ट्रीट करने के लिए 5-HT रिसेप्टर इंटेगोनिस्ट देते हैं। इसके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो हेडेक और GI अपसेट है। उसके बाद प्रोकाइनेटिक्स है। प्रोकाइनेटिक्स में मेटोक्लोप्रामाइड आते हैं। मेटोक्लोप्रामाइड ने क्या करना होता है कि जो वो प्रोकाइनेटिक्स में मेटोक्लोप्रामाइड आते हैं। अब मैंने आपको बताया नहीं है, जितनी भी हम लोगों ने हम डायरेक्ट क्लासिफिकेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं। इनमें जो ड्रग्स के नाम ड्रग्स आती हैं वो आपने पढ़नी है, ऊपर मेंशन की गई हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन में आगे मैंने मेन क्लासिफिकेशन का आपको मैं मैकेनिज्म एक्शन बता रही हूँ, मतलब कि हिस्टामिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर का मैकेनिज्म एक्शन। आगे जो इस फैमिलीज में, इस क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स आती हैं उनका यही मैकेनिज्म एक्शन, जितनी भी ड्रग्स होंगी उनका यही सेम मैकेनिज्म एक्शन होगा। इस वजह से अलग अलग ड्रग को डिस्कस करने से बेहतर है कि हम लोग डायरेक्ट क्लासिफिकेशन को ही डिस्कस करें, ताकि कोई भी ड्रग आए आपको अपनी इन क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स आती हैं उनको अच्छे से याद करना है, ताकि कोई भी ड्रग पूछी जाए आपको उसका मैकेनिज्म एक्शन पता हो। क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने तो क्लासिफिकेशन डायरेक्ट पढ़ी है, तो आपको मुझे पता होगा कि इस फैमिली में जितनी भी ड्रग्स आते हैं उनका यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो आपने ये ड्रग्स पढ़नी है। हमने 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पढ़ लिया। आगे प्रोकाइनेटिक्स जो एंटीमिटिक एजेंट्स होते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड, यहाँ पे मैंने ड्रग का भी नाम लिखा है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होते हैं ना, ये इंक्रीज कर देते हैं मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब कि यहाँ लिखा है एक्टिवेट द GIT एक्टिविटी। इनके सबसे पहले तो ये D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी हैं, मतलब प्रोकाइनेटिक्स होते हैं, वो डोपामीन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी ब्लॉक कर देंगे, और दूसरा काम ये करेंगे कि GIT की एक्टिविटी को वो बढ़ा देंगे, पेरिस्टालसिस के मूवमेंट को बढ़ा देंगे, और ये ब्लड बैरियर भी क्रॉस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में इनका मैकेनिज्म बताती हूँ कि प्रोकाइनेटिक्स ड्रग क्या करती है, इंक्रीज कर देती है मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्टिमुलेट करती हैं GIT की मोटेलिटी को by enhancing the action of acetylcholine on smooth muscles. Some also block the dopamine D2 receptor and activate the serotonin 5-HT4 receptors, which improve the stomach and intestinal contraction. वो stomach और intestinal की contraction को improve करते हैं, इसी वजह से तो हमने लिखा है कि activate करती है GI की एक्टिविटी को। इससे क्या होता है कि दिस हेल्प मूव फूड फास्टर थ्रू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंट द रिफ्लेक्स। हमने जो मतलब कि अब फूड
स्टमक में होगा तो वोमिटिंग आएगी ना, इंटेस्टाइन में। अब वो यहाँ पे इसलिए ट्रिगर करती हैं कि हमारे पेरिस्टालसिस के मूवमेंट को बढ़ा देती हैं, जीआईटी की एक्टिविटी को इतना बढ़ा देती हैं कि वो फूड पास हो जाता है, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, ना वहाँ पे कंटेंट रहता है, एक्युमुलेट होता है, ना वोमिटिंग आती है। इस तरह ये वोमिटिंग को क्या करते हैं, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स मेटोक्लोप्रामाइड वोमिटिंग को प्रिवेंट करते हैं। और इसके यूजेस हैं डायस्पेप्सिया। डायस्पेप्सिया होते हैं इनडाइजेशन, मतलब प्रोकाइनेटिक्स हेल्प बाय स्पीडिंग अप द गैस्ट्रिक एम्पटाइंग एंड रिड्यूसिंग ब्लोटिंग, फुलनेस एंड डिस्कम्फर्ट। डायस्पेप्सिया किसे कहते हैं, इनडाइजेशन को। अब डाइजेशन नहीं हो रही तो हमें तो पता है कि प्रोकाइनेटिक एजेंट्स क्या करते हैं, ना सिर्फ वोमिटिंग को प्रिवेंट करते हैं बल्कि वो जीआईटी की एक्टिविटी को भी बढ़ा रहे हैं, मतलब वो इनडाइजेशन डायस्पेप्सिया को भी क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ये इनका यूजेस है। दूसरा गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। गर्ड का मतलब होता है गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अब मेटोक्लोप्रामाइड गर्ड को कैसे ट्रीट करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ इसका। दिस ड्रग्स, क्योंकि ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होती है ना, अब इस ट्रीट कैसे करते हैं इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि गर्ड कहते किसे हैं। गर्ड का मतलब होता है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। गर्ड एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फूड जो होता है ना हमारे एसोफेगस में स्टक होता है, वो बाहर की तरफ ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, स्टमक से कंटेंट नीचे नहीं जा रहा होता, ऊपर आ रहा होता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो एसोफेगस में और स्टमक के दरमियान में स्फिंक्टर होते हैं वो लूज़ हो सकते हैं, हो गए होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी लूज़ होती है। दिस ड्रग्स क्या करते हैं कि टाइटन कर देते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को और पुश करते हैं फूड को डाउनवर्ड, जिसकी वजह से एसिड विच प्रिवेंट एसिड फ्रॉम कमिंग बैक अप इनटू द एसोफेगस। अब उसमें क्या होता था, गर्ड में एसिड ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, एसोफेगस में वापस आता है क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट मूव कर रहा है ना ऊपर की तरफ। गैस्ट्रिक एसोफेजियल स्फिंक्टर्स होती है ना, वो इलास्टिसिटी लूज़ हो गई होती है उनकी। अब इस ड्रग ने क्या करना है, मेटोक्लोप्रामाइड ने उन एसोफेजियल स्फिंक्टर को भी टाइटन कर देना है, जिसकी वजह से उसने क्या करना है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसके डाउनवर्ड उसको मूव करना है और प्रिवेंट करना है एसिड को कि वो वापस बैकअप ना हो सके एसोफेगस में। इस तरह ये गर्ड को भी, जो कि गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। हेपेटिक और बाइलरी डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए भी हम लोग इसको देते हैं, जैसे कि लीवर और बाइल डक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं, डाइजेशन स्लो डाउन हो जाती है, उनको ट्रीट करने के लिए भी हम मेटोक्लोप्रामाइड को ट्रीट करने के लिए भी हम लोग इसको देते हैं, जैसे कि लीवर और बाइल डक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं, डाइजेशन स्लो डाउन हो जाती है, उनको ट्रीट करने के लिए भी हम मेटोक्लोप्रामाइड देते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट में सेडेशन, डिजीनेस, लूज टूल्स, मसल डायस्ट्रोफी और एक्स्ट्रा पैरामाइडल सिम्टम्स आती हैं। अब सेडेशन और डिजीनेस का तो आपको पहले ही पता है। लूज टूल्स का मतलब कि गैस्ट्रिक मूव, हमें पता है कि ये जीआई प्रोकाइनेटिक का मेन मैकेनिज्म हमें पता है कि ये जीआईटी की एक्टिविटी को बढ़ा रही है, पेरिस्टालसिस को बढ़ा रही है, तो डायरेक्टली बात है कि ये डायरिया कॉज करेगी, तो डायरिया को ही लूज टूल लिखा गया। मसल डायस्ट्रोफी भी ये कॉज करती है, ये रेयरली मसल डायस्ट्रोफी कहा सकते हैं। इनवॉलंटरी ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर सकती है, ये रेयर होता है। एक्स्ट्रा पैरामाइडल इफेक्ट कॉज करती है, जैसे एक्स्ट्रा पैरामाइडल इफेक्ट होते हैं ना, दीज आर मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक जैसे कि ट्रिमर होना, रेस्टलेसनेस होना, जर्की बॉडी मूवमेंट होना, ये ना दे अकर बिकॉज सम प्रोकाइनेटिक्स ब्लॉक कर देते हैं डोपामाइन को हमारे ब्रेन के अंदर और सिमिलर टू एंटीसाइकोटिक ड्रग की तरह काम करते हैं। इस वजह से वो एक्स्ट्रा पैरामाइडल इफेक्ट भी कॉज करते हैं प्रोकाइनेटिक्स, क्योंकि ये डोपामाइन को ब्लॉक कर रहे हैं ना हमारे ब्रेन के अंदर, तो इस वजह से ये कॉज कर देती हैं। क्योंकि मैंने लिखा है इनके दोनों मैकेनिज्म एक्शन के ये एक्टिवेट कर रही हैं जीआईटी की एक्टिविटी को, और दूसरा D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी इनका काम है। इसी वजह से जब ये D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं ना, तो ये एक्स्ट्रा पैरामाइडल इफेक्ट कॉज करती हैं एडवर्स इफेक्ट में। उसके बाद हमारे पास है डोमपेरिडोन। इसका ये भी एंटी इमेटिक एजेंट है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे, इस तरह से इनके एडवर्स इफेक्ट पे इफेक्ट होगा, मतलब ये कुछ एडवर्स इफेक्ट जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ड्रग कॉज करती है वो नहीं कॉज करेंगे। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि ये D2 रिसेप्टर को इनहिबिट कर देते हैं। अब मैंने ये आपको सब एंटीमेटिक पैथोफिजियोलॉजी में बताया था कि मेन चीज़ जो है ना, हमने बस ये देखना है कि कौन सी ड्रग कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, क्योंकि हमें पता है फार्माकोलॉजी समझने से पहले हमें अपनी बॉडी की क्या नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। मतलब कि
हमें वोमिटिंग को कंट्रोल करना है ना एंटी इमेटिक एजेंट देके, तो हमें पता होना चाहिए कि वोमिटिंग हो क्यों रही है ना। इसी वजह से मैंने आपको समझाया था कि रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, उन रिसेप्टर से सिग्नल जाता है हमारे वोमिटिंग सेंटर में, देन वोमिटिंग प्रमोट होती है, वोमिटिंग रिफ्लेक्स इन्फ्लुएंस होती है, इनिशिएट होती है, स्टिमुलेट होता है, कुछ भी। तो उस हमने क्या करना है, डायरेक्टली उन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करना है। तो आपका मेन टारगेट यही है कि आपने ये याद करना है कि कौन सी ड्रग, कौन सी क्लास ड्रग की फैमिली जो है कौन से रिसेप्टर को टारगेट कर रही है, कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। तो ये ड्रोपेरिडन कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। डोपामिन D2 रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा, ना सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास, ना ही वोमिटिंग प्रमोट होगी। इस तरह क्या कर रही है, डायरेक्टली D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। इसके जो यूजेस हैं वो ये है कि गैस्ट्रिक एसिडोसिस रिफ्लक्स डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए GERD में भी हम लोग ये दे सकते हैं। डायस्पेप्सिया जो कि इनडाइजेशन मैंने ऊपर ही बताया, हेपेटिक और बाइली डिसफंक्शन के बारे में भी बताया, वो उसको ट्रीट करने के लिए। एडवर्स इफेक्ट में डिजीनेस और फेंटिंग होती है, इरेगुलर हार्ट बीट होना, लाइट हेडेडनेस होना, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल और बैलेंस, या फिर डिफ़िकल्टी होती है स्पीकिंग में। ठीक है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास है म्यूस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। म्यूस्करिनिक रिसेप्टर, फिर बात वही है, यहाँ पर भी रिसेप्टर ब्लॉकर ये है एंटी इमेटिक। अगर कहीं पर भी आपको ये ड्रग आती है ना, क्लासिफिकेशन, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इमेटिक ड्रग्स, तो आपने एक ही चीज़ याद रखनी है कि ये मुझसे रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में पूछ रही है, क्योंकि हमने एंटी इमेटिक एजेंट्स में सारे रिसेप्टर ब्लॉकर ही पढ़ने हैं। म्यूस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर अब पढ़ेंगे, जो हमें पता है इनके नाम में इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब म्यूस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करेंगे, म्यूस्करिनिक रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेंगे ना, जो कि हम लोगों ने ये म्यूस्करिनिक रिसेप्टर के बारे में डिटेल्ड में हमने ANS में पढ़ा हुआ है। अब इसके जो यूजेस होते हैं वो यही कि मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए, ANS में आपने स्कोपोलामाइन पढ़ा होगा, जो मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए देते हैं। MCQ भी आता होता है कि मोशन सिकनेस के लिए सबसे बेनिफिशियल ड्रग कौन सी है, तो वो स्कोपोलामाइन है, ये आपने MCQ याद रखना है। इसके एडवर्स इफेक्ट में ड्राई माउथ है, ब्लड वीन है और ड्रोजीनेस है। उसके बाद एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं जो कि एंटी इमेटिक को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है कि दे एक्ट मेनली एज एंटेगोनिस्ट ऑफ द डोपामिन D2 रिसेप्टर्स इन द कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन, बट दे आल्सो ब्लॉक हिस्टामाइन एंड म्यूस्करिनिक रिसेप्टर। मतलब कि ये क्या काम कर रहे हैं, ये म्यूस्करिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रहे हैं, हिस्टामाइन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रहे हैं और D2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रहे हैं। इनके 3 तरह के मैकेनिज्म एक्शन आपने याद रखने हैं कि ये तीनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, म्यूस्करिनिक रिसेप्टर को भी, हिस्टामिन रिसेप्टर को भी और D2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रहे हैं और वोमिटिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं। इसके यूजेस होते हैं कि सीवियर नोजिया और वोमिटिंग होती है ना जब, जो कि कैंसर वाले पेशेंट्स में, जब कैंसर वाले पेशेंट को जिनको स्पेशली रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है या फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग दिए जा रहे हैं, जिनकी ट्रीटमेंट में उनको ओपियोइड्स दिए जा रहे हैं, एनेस्थेटिक्स दिए जा रहे हैं, उन पेशेंट में जब सीवियर नोजिया और वोमिटिंग होती है, उनको ट्रीट करने के लिए जो हम लोग एंटी इमेटिक एजेंट देंगे वो एंटी साइकोटिक होंगे। ठीक है, उनके एडवर्स इफेक्ट में सेडेशन, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम होगा उनका स्लीपी सो ऐसे नींद आई ऐसे ना फील होगा, लो फील करेंगे वो, सेडेशन, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम होना। एक्स्ट्रा पैरामाइडल इफेक्ट मैंने आपको पहले बताया ऊपर कि ये जर्की मूवमेंट होते हैं बॉडी के, इनवॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं। एंटी साइकोटिक में आपने एक बात ध्यान से कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं, जो रेडियोथेरेपी ले रहे होते हैं, जो कि जिनको एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं, ओपियोइड्स दे रहे होते हैं, उन पेशेंट में जब सीवियर नोजिया और वोमिटिंग होता है, तो उन पेशेंट के वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो हम एंटी इमेटिक एजेंट देते हैं वो एंटी साइकोटिक्स होते हैं। आगे NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमने पढ़ना है। सब्सटेंस ये करते हैं कि एक सब्सटेंस होता है P, वो रिलीज हो रहा होता है GIT की बॉल से, जो कि वोमिटिंग सेंटर में जाके वही सिग्नल के केमिकल आ रहा है, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है, रिसेप्टर से सिग्नल जा रहा है कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा में, देन वोमिटिंग रिफ्लेक्स प्रमोट हो रहा है। हमने फिर यहाँ पर भी क्या करना है, सब्सटेंस P रिलीज होता है बाय GIT ट्रैक से एज वेल एज फ्रॉम वोमिटिंग सेंटर इटसेल्फ, वोमिटिंग सेंटर से भी रिलीज हो रहा है। हमने जिस रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है NK1 रिसेप्टर, उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना। ठीक है, ब्लॉक कर रहे हैं हम लोग इस रिसेप्टर को। और उसके यूजेस क्या होते हैं कि इमिसिस जो कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, एक पेशेंट है जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ले रहे हैं। अब जिन पेशेंट को साइटोटॉक्सिक ड्रग्स लेने की वजह से वोमिटिंग होती है ना, उनको वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए हम लोग जो एंटी इमेटिक एजेंट देंगे वो NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको सबसे पहले एंटी इमेसिस की मतलब वोमिटिंग की कॉजेज़
बताई थी, क्योंकि कॉजेज़ पे भी डिपेंड करता है कि इस पेशेंट को इस कॉज की वजह से, फ़लाँ कॉज की वजह से वोमिटिंग हो रही है, तो हम लोग उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग देंगे। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में स्लीपीनेस, डायरिया आता है, वीकनेस आती है, टायर्डनेस आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, हार्ट बर्न आता है, एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास अदर में ये लास्ट ड्रग है हमारी कैनाबाइनॉइड्स। ये क्या करती है? कैनाबाइनॉइड्स वोमिटिंग कॉज्ड बाय एजेंट्स दैट स्टिमुलेट द कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन। हम ये वोमिटिंग को कंट्रोल करती है। फाउंड टू डिक्रीज वोमिटिंग कॉज्ड बाय एजेंट्स दैट स्टिमुलेट, ऐसी कोई भी मेडिसिन या कोई भी एजेंट या केमिकल हमारी बॉडी में से सिक्रेट हो रहा है, कोई भी मेडिसिन जो कि हमारे कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रही है, मतलब किसी रिसेप्टर को वो उसने टारगेट नहीं करना, डायरेक्टली कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करना है और वोमिटिंग को प्रमोट करना है। इस केस में जो हम लोग दे रहे होते हैं वोमिटिंग को कम करने के लिए, वो कैनाबाइनॉइड्स हैं, ड्रग्स हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट में ड्रोजीनेस है, डिजीनेस है, ड्राई माउथ है, मूड चेंजेस है, पोस्चरल हाइपोटेंशन है, हेलुसिनेशंस है, साइकोटिक रिएक्शंस है। हाई डोज ग्लूकोकोइड्स भी हम लोग दे सकते हैं एंटी